हम जनजातियाँ पढ़ रहे थे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो है हमारा गोंड जनजाति। आज हम गोंड जनजाति को थोड़ा विस्तृत रूप से अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो शुरुआत करते हैं गोंड जनजाति के सामान्य परिचय से, है ना। वर्तमान में विश्व के सबसे बड़े जनजाति समुदायों में से एक जनजाति कौन सी है? हमारी गोंड जनजाति है। वर्तमान में भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग गोंड जनजाति की जो जनसंख्या वो 11 मिलियन के लगभग है। अप्रोक्सीमेटली कितनी है? 11 मिलियन। मतलब गोंड जनजाति का जो कह सकते हो कि निवास या उनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है? लगभग 11 मिलियन है। तो वर्तमान में भारत के बड़े जनजाति समुदायों में से या विश्व के बड़े जनजाति समुदायों में से एक किसको माना जाता है? गोंड जनजाति को माना जाता है। अब बात करते हैं गोंड जनजाति के कुछ सामान्य परिचय की। तो शुरुआत करते हैं, जो गोंड शब्द है वो कहाँ से बना, है ना। तो गोंड शब्द की जो उत्पत्ति है वो माना जाता है खोंडा शब्द से हुई है। किससे हुई है? खोंडा शब्द से। और खोंडा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। खोंडा शब्द का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। अर्थात वह जनजाति जो पहाड़ी भागों में निवास करती है वह क्या कहलाती है? गोंड जनजाति कहलाती है, ऐसा माना जाता है। हमने विश्व की 3 प्रमुख जनजातियाँ पढ़ ली थी। सुदूर उत्तरी भाग में या कह सकते हैं कि ठंडे क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति एस्किमो थी। फिर उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति बुशमैन थी। फिर अगला हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह चल रहा है कि पहाड़ी भागों में निवास करने वाली जनजातियाँ। तो पहाड़ी भागों में निवास करने वाली जनजातियों में से भील को पढ़ लिया था। और अगला जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है? गोंड जनजाति, जो हम इस टॉपिक के माध्यम से समझ रहे हैं। तो जो गोंड जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? खोंडा शब्द से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पहाड़ी। अब ये जो गोंड जो हैं वो अपने आप को कोल या कोयतूर भी कहते हैं। ये स्वयं को क्या कहते हैं? कोल या कोयतूर। गोंड जो होते हैं वो अपने आप को कोल या कोयतूर भी कहते हैं। अब कुछ जो इतिहासकार या विद्वान हैं उनका ऐसा मानना है, जो समाजशास्त्री हैं उनका ऐसा मानना है कि गोंड जो जनजाति उसे विशुद्ध रूप से जनजाति नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो गोंड जनजाति के अंदर जो सामाजिक सांस्कृतिक जो एकता मिलती है, मतलब एक जैसी सिमिलरिटी जो उनमें होनी चाहिए वो लगभग नहीं है ना। विभिन्न क्षेत्रों में इनका जो कल्चर है वो थोड़ा बदलता जाता है। तो एक तो ये रीज़न है कि इन्हें विशुद्ध रूप से जनजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। दूसरा कारण ये है कि मध्यकाल के अंदर लगभग 1414वीं 16वीं से लेकर 18वीं शताब्दी तक जो गोंड जो थे वो भारत के प्रमुख शासक लोगों में से एक थे। इन्होंने मध्य भारत के कई क्षेत्रों में शासन किया था। इनमें 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, 4 प्रमुख राज्य हैं, जिनको हम आगे समझेंगे। तो मध्य भारत में लगभग उत्तर प्रदेश और बिहार के कई भागों में इनका शासन रहा है। तो मध्य भारत में निवास करने वाली जो जनजाति है इसे विशुद्ध रूप से जनजाति इसलिए भी नहीं माना जाता है क्योंकि ये शासक जनजाति रही है। किसी समय में इन्होंने भारत के 4 बड़े साम्राज्यों के ऊपर शासन किया था, इसलिए इन्हें शासक जनजाति भी माना जाता है। इनके द्वारा जो जिन क्षेत्रों पे शासन किया गया उनमें प्रमुख है गढ़मांडला, फिर देवगढ़, चांदा और खेडला। गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेडला ये गोंडों द्वारा शासित 4 प्रमुख राज्य हैं। प्रश्न पूछ सकता है कि गोंडों द्वारा शासित 4 प्रमुख राज्यों के नाम बताइए। तो गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेडला, इन 4 राज्यों के अंदर गोंडों ने शासन भी किया था, है ना। तो ये शासक जनजातियों में से एक मानी जाती है। तो इसलिए भी इन्हें जनजातियों की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। कुछ विद्वान जो है इन्हें विशुद्ध जनजातियों की श्रेणी में नहीं रखते हैं। फिर कालांतर में मुगल आए और मराठाओं के आक्रमण के कारण ये किनारे हो गए और वर्तमान में ये पहाड़ी भागों में आज जंगलों के अंदर निवास करने वाली जनजातियों में से एक हो गए हैं। एक तो ये अवधारणा है। एक इनसे जुड़ी हुई अवधारणा ये है कि जो हमारा गोंडवाना लैंड जो शाब्दिक अर्थ है, तो इस गोंडवाना लैंड के अंदर जो
लोग रहते थे वो सारे कौन थे? गोंड थे। तो एक अवधारणा ये भी है कि जो गोंडवाना लैंड जो शब्द है वो भी इन्हीं गोंडों से मिलकर या इन्हीं गोंडों से कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये इनके संबंध में कुछ अलग अलग मान्यता हैं। तो दुर्गम पहाड़ी और पठारी भागों में निवास करने वाली जनजाति गोंड है। वर्तमान में इनकी जनसंख्या लगभग 11 मिलियन है। इस गोंड जो शब्द है वो खोंडा शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है पहाड़ी, और ये अपने आप को कोल या कोयतुर भी कहते हैं। और किसी समय में इन्होंने मध्य भारत के 4 प्रमुख राज्यों गढ़मांडला, देवगढ़, चांदा और खेड़ला में शासन भी किया था। ये तो हो गई इनके बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं इनके निवास क्षेत्रों की। जैसा कि मैं आपको बता ही रहा हूँ कि ये पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजाति है। तो ये विशेष रूप से मध्य भारत में मध्य भारत के अंदर सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, मैकॉल श्रेणी है, बस्तर का जो पठारी भाग है और गढ़जात की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे निवास करने वाली प्रमुख जनजाति है। तो अब शुरू कर रहे हैं हम इस गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र। देखिए, निवास क्षेत्र की बात की जाए तो ये पहाड़ी भागों में निवास करने वाली जनजाति है ना। पहाड़ी निवास या पहाड़ी भागों में निवास करते हैं। और विशेष रूप से इनका निवास कहाँ कहाँ है ये पूछा जाए तो सतपुड़ा की पहाड़ियों में, फिर इसकी मैकॉल श्रेणी में, मैकॉल श्रेणी के अंदर, देन बस्तर के पठार में, बस्तर के आसपास का जो पठारी भाग है ना, छोटे नागपुर के पठार के आसपास का हिस्सा बस्तर का पठार, वहाँ पे भी इनका निवास क्षेत्र है। और इसके अतिरिक्त ये फैले हुए हैं गढ़जात की पहाड़ियों तक, गढ़जात की पहाड़ियों तक, है ना। इनके निवास क्षेत्र में नर्मदा है, सोन है, ताप्ती है ना, इत्यादि नदियों का जो उद्गम केंद्र जो है वो भी इनके निवास क्षेत्रों में मिलता है। तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाली जनजाति कौन सी हो गई? गोंड जनजाति होगी। यदि अब इसका प्रशासनिक वर्गीकरण देखें कि ये प्रशासनिक दृष्टि से कौन कौन से जिलों या कौन कौन से राज्यों में है, तो विशेष रूप से गोंड जनजाति को जो सबसे अधिक जो एरिया मिलता है, जो सबसे वृहद, सबसे ब्रॉड जो इनका कल्चर मिलता है वो मिलता है छत्तीसगढ़ में। कहाँ मिलता है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जो जिला है वहाँ का जो कल्चर है वो कम्प्लीटली गोंडों से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे कम्प्लीटली गोंड जनजाति का जो क्षेत्र है वो ज़्यादा मिलता है। तो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर झारखंड, झारखंड के बाद में उड़ीसा तक फैले हुए हैं, और कुछ हिस्सा इनका नीचे मध्य प्रदेश से नीचे महाराष्ट्र में भी मिलता है। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र में विशेष रूप से गोंड जनजाति जो है वो मुख्यतः निवास करती है। वैसे तो आसाम तक इनका जो भाग है वो दिखाई पड़ता है, लेकिन विशेष रूप से इनका निवास छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र। मेरे साथ साथ आप भी 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आपको दिमाग में बिल्कुल सटीक रूप से बैठ जाएगा कि ये कहाँ कहाँ निवास करते हैं। तो सतपुड़ा, मैकॉल, बस्तर के पठार में और गढ़जात की पहाड़ियों में, पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ निवास करने वाली मुख्य जनजाति है। प्रशासनिक दृष्टि से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की, है ना। गोंड जनजाति के आर्थिक क्रियाकलापों की देखिए, ये जो जनजाति ये भीलों की तरह ही आर्थिक क्रियाकलापों में यदि बात की जाए तो भीलों की तरह एक तो प्राचीन, भीलों की तरह एक तो प्राचीन या परंपरागत दहिया कृषि करती है। अब ये दहिया कृषि क्या है मैं आगे बताऊंगा। कौन सी कृषि करती है? दहिया। हिंट दे देता हूँ, जूमिंग। दहिया कौन सी कृषि करती है? जूमिंग कृषि करते हैं। साथ ही साथ पशुपालन भी होता है इनमें, पशुपालन का कार्य भी करते हैं। फिर मछली पकड़ना, फिर आखेट, शिकार और खाद्य
संग्रहण, ये इनके द्वारा किया जाने वाला प्रमुख कार्य है। ये जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या काम करते हैं, तो एक तो ये दहिया कृषि करते हैं, फिर कह सकते हैं कि मछली पकड़ने का कार्य करते हैं, आखेट करते हैं, और इनके क्षेत्र हैं पहाड़ी भागों में जो खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनका एकत्रण भी किया जाता है। ये इनके आर्थिक क्रियाकलापों में मुख्य है। जब बात करते हैं एक एक की, पहले लेते हैं दहिया कृषि। दहिया कृषि को जूमिंग कृषि भी कहते हैं। दहिया कृषि का दूसरा नाम क्या है, जूमिंग कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि, कई सारे नाम हैं, ध्यान रखिएगा। दहिया, जूमिंग, कर्तन एवं दहन कृषि की जाती है। इसका अर्थ ये है कि किसी पहाड़ी भाग के अंदर नदी घाटी के समीप कोई क्षेत्र का चयन कर लिया जाता है जो इनके निवास क्षेत्र की दृष्टि से अनुकूल हो, और उस क्षेत्र के अंदर जो वनस्पति, इसको या तो काट लिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। कर्तन अर्थात काटना और जलाना है, तो काट दिया जाता है या फिर जला दिया जाता है। और जलाने के बाद जो खेत तैयार होता है उस खेत के अंदर परंपरागत तरीके से, परंपरागत दृष्टि से, बिना किसी उन्नत तकनीक के, बिना किसी उन्नत बीज के, बिना कोई खाद डाले हुए कृषि की जाती है। बीज डाल दिया जाता है और 2-3-4 सालों तक जितनी पैदावार हो उतनी ली जाती है, और धीरे धीरे उस क्षेत्र में पैदावार कम होती है तो उस खेत को छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह इसी विधि से फिर से खेत तैयार करना। तो इस तरह से एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बदल बदल कर कृषि करना जो होता है उसे ही भारत में क्या कहा जाता है, जूमिंग कृषि। इसी का नाम इनके क्षेत्र में क्या, दहिया कृषि, इसे ही कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। अब इनके निवास क्षेत्र में इसके दो अलग अलग नाम हैं। एक जगह इसको दिप्पा कहते हैं और एक जगह इसको पेंडा कहते हैं। दोनों इक्वल हैं, कोई अंतर नहीं है, दिप्पा और पेंडा, है ना। कि मध्य प्रदेश के आसपास के जो भाग हैं वहाँ पे जो कृषि की जाती है वो दिप्पा कृषि है, और छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आसपास पहाड़ी भाग में सीढ़ीनुमा खेत तैयार करके जो कृषि की जाती है वो पेंडा कहलाती है। तो दिप्पा और पेंडा क्या है, यदि ये पूछा जाए तो ये घोड़ों द्वारा की जाने वाली जूमिंग कृषि, दहिया कृषि या कर्तन एवं दहन कृषि है। इसी का प्रकार है, इसे ही क्या कहते हैं, दिप्पा एवं पेंडा कहते हैं। ठीक। देन बात की जाती है पशुपालन, तो इनके क्षेत्रों में बकरियाँ पाली जाती हैं, मुर्गे पाले जाते हैं, तो इन जानवरों का पालन भी किया जाता है, पशुपालन भी होता है, मछली पकड़ने का कार्य भी किया जाता है, आखेट भी करते हैं, शिकार भी करते हैं, और खाद्य संग्रहण तो इनके अंदर होता ही होता है, क्योंकि जो पहाड़ी भाग है उनमें खाने पीने की वस्तुओं का ये लोग एकत्रण करते हैं। अब आर्थिक क्रियाकलापों में इनके द्वारा किए जाने वाले जीवन निर्वाह के जो कार्य हैं, इसके अतिरिक्त आ जाता है भोजन, कि ये भोजन में क्या क्या लेते हैं। तो ये शाकाहारी और मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी कह सकते हैं इसको। ये शाकाहार भी लेते हैं और मांसाहार भी लेते हैं। शाकाहार में इनके निवास क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो इनका जो मुख्य खाद्यान्न होता है वो इनके निवास क्षेत्र में पाया जाने वाला एक तो होता है कोदू और दूसरा होता है कुटकी। कोदू और कुटकी विशेष तरह के खाद्यान्न हैं, ये इनके निवास क्षेत्र में मिलते हैं। तो कोदू से जो एक तरह से खाद्यान्न हमारे गेहूं जैसा ही होता है, उससे आटा तैयार होता है, तो कोदू के आटे की बनी हुई रोटियां खाते हैं। तो कोदू और कुटकी जो है वो इनके मुख्य खाद्यान्न हैं जो इनके निवास क्षेत्र में मिलते हैं। इसके अतिरिक्त मौसमी फल हैं, मौसमी सब्जियां हैं, जो हमारे इस उष्णकटिबंधीय जो मानसूनी जलवायु के अंदर जो भी फल, जो भी सब्जियां उगाई जाती हैं, उन सब का सेवन ये लोग करते हैं। तो इनके भोजन में मुख्य रूप से एक तो कोदू और दूसरा कुटकी है, और मौसमी सब्जियाँ हैं, मौसमी फल हैं, इत्यादि इत्यादि। अब बात की जाए वस्त्र और आभूषणों की, तो वस्त्र और आभूषणों में भीलों के पहनावे में और कह सकते हो कि कोइटूर या गोंडों के पहनावे में कोई अंतर नहीं है ज़्यादा, है ना। भील जिस तरह से धोती पहनते तो यहाँ पे भी जो पुरुष होते हैं वो लगभग धोती पहनते हैं। महिलाएं जो हैं उनके द्वारा कांचिली ओढ़ी जाती है, घाघरा पहना जाता है, तो लगभग पहनावे में ज़्यादा अंतर नहीं है। फिर इसके अतिरिक्त नकली मोतियों की माला, नकली मोतियों के बने हुए आभूषण ये महिलाओं में पहने जाते हैं। इनके पहनावे से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बात है, वो है इनकी महिलाओं में गोंदना गुदवाना। प्रमुख बात क्या है, महिलाएं जो होती है वो गोंदना गुदवाती रहती हैं शरीर पर, गोंदना गुदवाना ये आम बात है।
गोंदना गुदवाने का अर्थ है कि शरीर पर विभिन्न डिज़ाइन के परमानेंटली टेटू बनाना, है ना। जैसे आजकल क्रेज चला है, इसी गोंदने को हमने थोड़ा यूनिक नाम दे दिया, जिसे कहते हैं टेटू, है ना। इस तरह से हाथ पे या अलग अलग तरह पे अलग अलग तरीके के कई लोगों के टेटू बने होते हैं। तो टेटूज़ बनवाने का इन्हें बहुत शौक़ होता है। किसको? गोंड जनजाति के महिलाओं को विशेष रूप से, है ना। इनके हाथों पे, चेहरे पे, पीठ के ऊपर, है ना, जांघों पे, यहाँ पे विभिन्न आकृतियों के गोंदने जो हैं वो गुदवाती रहती हैं। इनके जो मेले वगैरह बढ़ते रहते हैं, या इनके जो क्षेत्र में जो इस तरह के कारीगर जो होते हैं उनसे गोंदने गुदवाने का कार्य करते हैं। तो गोंदना गुदवाने की जो परिपाटी है वो इनमें खूब चलती है। फिर बात करते हैं निवास गृह की। तो साधारणतः ये छोटे नंगलों में रहते हैं। नंगले अर्थात कुछ मकानों का समूह, छोटा गांव। तो इनका जो निवास क्षेत्र है या ये जो रहते हैं वो नंगले या पल्ली में रहते हैं। नंगले या पल्ली क्या कहलाते हैं? छोटे गांव कहलाते हैं। तो इनके निवास क्षेत्र से जुड़ी हुई तो कोई महत्वपूर्ण बात है नहीं, लेकिन ये नंगले या पल्ली में रहते हैं। फिर इनके जो मकान होते हैं, आवास जो होते हैं, वो घास फूस, लकड़ियों के, मिट्टी के बने होते हैं। इनके मकानों के अंदर एक रसोई घर होता है, एक बड़ा कमरा होता है, एक पूजा घर ज़रूर होता है। इनके ये बहुत आस्तिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और इनमें कई तरह के देवी देवताओं को ये जो हैं वो मानते हैं। इन्हें हम इनके सामाजिक जीवन में थोड़ा सा और आगे विस्तृत रूप से समझते हैं। तो इनके छोटे गांव नंगले या पल्ली में निवास करते हैं, रहते हैं। मकान जो होते हैं वो कच्चे ही होते हैं, पक्के मकानों का प्रचलन इनके अंदर बहुत कम है। घास फूस और मिट्टी के बने हुए मकानों में रहते हैं। अब बात की जाती है इनके सामाजिक जीवन की, या इनके समाज और संस्कृति की बात करते हैं। देखिए, विशेषतः जो गोंड जनजाति है वो हिंदू धर्म से या हिंदू संस्कृति से अधिक जुड़ी हुई है ना। कि इनका जो कल्चर होता है वो हिंदू धर्म या हिंदू संस्कृति के समान होता है। परिवार में पुरुष बुजुर्ग जो होता है, वृद्ध जो होता है, वो परिवार का मुखिया होता है, अर्थात पितृसत्तात्मक समाज होता है। इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज होता है। विवाह के कई सारे जो प्रचलन हैं वो या परिपाटियाँ हैं वो इनमें प्रचलित हैं। कई तरह से विवाह की परिपाटियाँ जो है वो इनमें अपनाई जाती हैं। पितृसत्तात्मक समाज इनके अंदर होता है। इनके जो गांव का मुखिया होता है उसे मुखादिम या पटेल कहते हैं। गांव का जो मुखिया होता है, गांव का मुखिया जो होता है उसे मुखादिम या क्या कहते हैं? पटेल कहते हैं। गांव का मुखिया मुखादिम या पटेल। फिर मुखादिम या पटेल जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। और जब कोई झगड़ा वगैरह हो जाता है तो इसका निपटान करने का जो कार्य होता है वो भी पंचायत करती है। पंचायत बैठती है और उस पंचायत की जो अध्यक्षता है वो यही मुखादिम या पटेल करता रहता है। फिर गांव का जो चौकीदार होता है, गांव का चौकीदार होता है उसे कोटवार कहते हैं। गांव के चौकीदार को क्या कहा जाता है? कोटवार। ये जो कोटवार है वो गांव की चौकीदारी करता है। फिर इनमें जो पुजारी होता है, जो पूजा इत्यादि का कार्य करता रहता है, उसे देबारी कहते हैं। पुजारी को गोंडों में क्या कहा जाता है? देबारी। ध्यान रखिएगा, पुजारी देबारी, कोटवार गांव का चौकीदार और मुखादिम गांव का मुखिया, जिसको मुखादिम या पटेल कहते हैं। ये बड़ी मुखादिमी करता रहता है, बड़ी पटेलायत करता रहता है। तो ये गांव का जो होता है वो मुखिया होता है। ठीक। फिर बात की जाए इनके भाषा की, तो ये जो है वो द्रविड़ियन भाषा परिवार से हैं। गोंड जो हैं वो किससे जुड़े हुए हैं? द्रविड़ियन भाषा परिवार से। और द्रविड़ियन भाषा परिवार से जुड़े हुए हैं। साथ ही इनके द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है? गोंडी है। गोंडों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोंडी भाषा बोली जाती है। यदि भाषा की दृष्टि से बात की जाए तो द्रविड़ियन भाषा परिवार से हैं और गोंडी भाषा जो है वो बोली जाती है। फिर ये नाचने गाने के बड़े शौकीन होते हैं।
मतलब हर उत्सव, कोई सा भी उत्सव हो, नाचने गाने का इन्हें खूब शौक होता है। अलग अलग तरह के ढोल होते हैं इनके अंदर, छोटी बड़ी साइज़ के, उसे बजाते हुए नाचने गाने का खूब शौक रखते हैं। विवाह इत्यादि की कोई कार्य हो रहा है तो विवाह इत्यादि के कार्य के अंदर कई दिनों तक वो कार्य चलता रहता है। कई दिनों तक अलग अलग तरह की, कह सकते हो कि परिपाटियाँ इनके अंदर होती हैं, कई तरह की प्रथाओं का प्रचलन इनके अंदर होता है। भगवान को, ईश्वर को खुश करने के लिए हत्या, पशु हत्या भी करते हैं। पहले इनके अंदर मानव हत्या, नर बलि का भी प्रावधान था, लेकिन अंग्रेज शासनकाल के अंदर वो लगभग समाप्त हो गया। पहले नरबलि भी दी जाती थी, अब नरबलि समाप्त हो गई। तो विवाह इत्यादि के कार्यों में कई तरह की प्रथाओं का प्रचलन है, तो कई दिनों तक विवाह इत्यादि की प्रथाएं चलती रहती हैं। तो नाचने गाने के खूब शौकीन होते हैं। फिर इनके अंदर एक महत्वपूर्ण जो क्षेत्र, यहाँ कह सकते हो युवाओं के लिए जो कौतूहल का जो विषय होता है इनके अंदर, वो होता है गोतुल। क्या होता है? गोतुल। देखिए, गोतुल एक महत्वपूर्ण संस्था है। गोतुल को हम सामाजिक सांस्कृतिक संस्था कह सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था को क्या कहते हैं? गोतुल कहते हैं। और ये किसके लिए होती है? तो ये होती अविवाहित युवक और युवतियों के लिए। अविवाहित युवक और युवतियाँ जो होते हैं वो सारे कहाँ होते हैं? गोतुल में होते हैं। थोड़ा कौतूहल का विषय है ये कि गोतुल जो होता है वो अविवाहित युवक और युवतियों का एक सम्मेलन स्थल होता है। यहाँ इन कह सकते हो कि इन आदिवासियों का विश्वविद्यालय कौन सा होता है? गोतुल होता है। यहाँ पे इन्हें आपस में एक दूसरे को समझने का अवसर मिलता है और यहीं पर अपने लिए वर या वधू का चयन करते हैं। अपने जीवन साथी का जो चयन है वो कहाँ किया जाता है? गोतुल में किया जाता है। यहाँ सभी युवक युवतियाँ साथ में इकट्ठे रहते हैं। रात्रि में जो रात्रि का जो विश्राम होता है वो भी इनका गोतुल में ही होता है। आपस में ये एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं और अपने लिए उपयुक्त वर या वधू का जो चयन है वो कहाँ से होता है? गोतुल में होता है। यहाँ कई तरह की चीज़ें इनको सिखाई भी जाती हैं जीवन से जुड़ी हुई, साथ ही साथ नाचने गाने के कार्य भी यहाँ होते हैं। तो कह सकते हैं इनका मनोरंजन स्थल या इन गोंडों का जो विश्वविद्यालय है वो किसे कहा जाता है? गोतुल को कहा जाता है। तो ये सामाजिक सांस्कृतिक संस्था है जो विशेष रूप से फोकस करती है कि इनका जो जीवन साथी है उसको यहाँ समझने में इनको मदद मिले। कहाँ पे? गोतुल के अंदर। तो यहीं से अपने जीवन साथी का चयन कर लेते हैं। तो गोतुल इनके अंदर बहुत एक महत्वपूर्ण संस्था है। इसके अतिरिक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिंदू संस्कृति से जुड़े हुए हैं तो प्रकृति पूजक होते हैं। प्रकृति पूजक होने के साथ साथ विभिन्न तरह के कार्यों के लिए इनके अलग अलग देवता होते हैं। विभिन्न तरह के देवी देवताओं को मानते हैं। विशेष रूप से पार्वती देवी, श्री शंभू, शिव शंकर जिसको कहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। शीतला माता की पूजा करते हैं। शीतला माता के अलावा परशापेन करके इनके एक और देवता हैं, परशापेन की भी ये पूजा आराधना करते रहते हैं। तो विभिन्न तरह के देवी देवताओं को मानते हैं, प्रकृति पूजक होते हैं। साथ ही साथ मृत्यु के पश्चात इनके शवों को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है। ऐसा मानते हैं कि जो इनके अंदर ऊंचे दर्जे का जो व्यक्ति होता है उसके शव को जलाया जाता है और निम्न दर्जे के व्यक्तियों को दफनाया जाता है। तो इस तरह की परिपाटी इनके अंदर प्रचलित है। गोंड जो हैं वो प्राचीन संस्कृति से जुड़े हुए हैं जिसमें जाति प्रथा का कोई प्रचलन नहीं था। तो इनके आपस में ऊंच नीच या जाति प्रथा का कोई प्रचलन नहीं होता है। विवाह इत्यादि के जो कार्य होते हैं उसमें इनका जो पहनावा होता है वो लगभग सामान्य हो जाता है। अर्थात जैसे हम शादियों में जाते हैं तो दिखावा करने के लिए कई तरह के महंगे महंगे कपड़ों को पहन कर जाते हैं। वो परिपाटी या दिखावे की परंपरा इनमें बिल्कुल नहीं है। अर्थात शादियों में भी या विवाहिक अवसर पर भी ये सामान्य कपड़े जैसे हम लोग पहनते हैं या जिस तरह से जो दिन में पहना है उसी को पहने हुए सामाजिक उस विवाह इत्यादि के कार्य में चले जाते हैं। तो दिखावे की परिपाटी जो है वो इनमें लगभग नहीं के बराबर होती है। तो ये हो गया गोंडों का सामाजिक जीवन। अब बात करते हैं आधुनिक संस्कृति से संपर्क। आधुनिक संस्कृति से संपर्क में विशेष बात यह है कि इनमें कई सारे आमूलचूल परिवर्तन आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले ये लोग आखेट का कार्य करते थे, बलि अत्यधिक दी जाती थी, वो धीरे धीरे कम हो गई। पहले नर बलि भी दी जाती थी, वो ब्रिटिश काल में धीरे धीरे समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त इनका जो निवास क्षेत्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ पे कई सारी खदानों का विकास हो, कई सारे खनिज निकले हैं। तो ये जो है वो अपने आर्थिक क्रियाकलापों में धीरे धीरे इस खनन व्यवसाय की ओर भी
जुड़ गए तो यहाँ इनको रोजगार प्राप्त हुआ है। कृषि को धीरे धीरे स्थायी रूप से करने लगे हैं। इनको कई तरह से रिजर्वेशन मिले हैं, आरक्षण मिले हैं, तो सरकारी नौकरियों में भी इनके आने का रुझान हुआ है। इसके अतिरिक्त ये माइग्रेट होकर शहरों की ओर भी आए हैं, और माइग्रेट होकर शहरों की ओर आने पर शहरों के अंदर जो विभिन्न तरह के जो व्यवसाय होते हैं उन व्यवसायों में भी इनकी संलग्नता दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से इनका जो सामाजिक जीवन है वो काफ़ी वृहद है, और उसमें भी आधुनिक रूप से कई सारे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरह से आज हमने गोंड जनजाति को अच्छे से समझ लिया है। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग कमेंट करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।